हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा है कि पेरोल प्रोसेसिंग के क्या क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशंस है। हम लोग ने वो सारी चीजें समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेजेस का मीनिंग क्या है, क्योंकि पूरा पेरोल प्रोसेसिंग एसोसिएटेड है, डिपेंडेंट है ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। और वेजेस का मीनिंग हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग कोई भी चीज आगे प्रोसेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वेजेस का मीनिंग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में, क्योंकि हर एक्ट में अलग अलग वेजेस के डेफिनेशंस है। अभी इन्होंने जो कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 लेके आए, उसमें से एक जो डेफिनेशंस अप्रूव हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर और भी बहुत सारे जो डेफिनेशंस है एज पर पीएफ एक्ट, एज पर ईएसआईसी एक्ट। जब उस सेक्शंस में जाएंगे तो डेफिनेटली उसका मीनिंग भी देखेंगे और उसका कैलकुलेशंस पार्ट भी देखेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग इस कोर्सेस में सीखने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग खाली एज पर कोड कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 के बेसिस पे ही वेज के कैलकुलेशंस करेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम लोग पीएफ का पार्ट देखेंगे, ईएसआईसी का पार्ट देखेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट देखेंगे, तो सारी चीजों में वेजेस का मीनिंग एक बार फिर से देखेंगे एज पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट लॉस, और उसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। जस्ट मैं आपको बता दूं कि वेज का डेफिनेशन समझने से पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कहीं भी अगर आने वाली वीडियोस में वेज मैं बोलता हूँ या सैलरी बोलता हूँ या कॉम्पनसेशन बोलता हूँ, तीनों का मतलब सेम है। ऐसा नहीं है कि सैलरी का मीनिंग अलग है। और ऐसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो लेबर लोग जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको वेजेस मिलती है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उसको सैलरी मिलती है। लेकिन दोस्तों पीएफ एक्ट, ईएसआईसी एक्ट और वेज ऑफ कोड ऑफ वेज एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन है उसमें वेज मीनिंग है। तो तीनों का मीनिंग एक ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस मिलती है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उसको सैलरी मिलती है, तो उनको दोनों का मीनिंग अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। इस पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कोई कोई भी डिफरेंट मीनिंग नहीं है। जो मीनिंग वेज का वही सैलरी का वही कॉम्पनसेशन का है। एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, कहीं भी जैसे मैंने आपको बताया वेज सैलरी कॉम्पनसेशन का मीनिंग अलग है। मतलब वेज सैलरी और कॉम्पनसेशन कहीं भी यूज करूंगा उसका मतलब वो ग्रॉस वेज है। ग्रॉस वेजेस क्या है, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। कोर्स स्ट्रक्चर्स की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक होता है रेट। पहले कंपनी डिसाइड करती है कि इसकी सैलरी क्या होगी, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया। उसके साथ उसने कुछ इंसेंटिव्स कमाया और एम्प्लॉय ने और कुछ बहुत सारी यानी ओवर टाइम किया उसके साथ वो, यानी उसका जो रेट है प्लस उसने जो एडिशनल चीजें कमाई है जैसे इंसेंटिव्स कमाया है या टर्नओवर कमीशंस कमाया है या ओवर टाइम उसने करके जो पैसे कमाया, तो वो उसके ग्रॉस पार्ट में ऐड होता है। तो वेज सैलरी और कॉम्पनसेशन जब मैं बोलूंगा तो वो ग्रॉस पार्ट होगा सैलरी का दोस्तों। देन हम लोग पहले खुद एक मीनिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि एज अ पेरोल कंसल्टेंट आपको क्या लगता है कि वेज का मीनिंग क्या हो सकता है। इससे लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने एक मीनिंग देखा था पेरोल के सेक्शन में, वही कहीं ना कहीं कुछ हद तक का वेजेस का भी डेफिनेशन है। अब वो क्या चीज है दोस्तों देखते हैं कि अ पर्सन कैन डू अ वर्क विद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न्स। इधर सिर्फ इन रिटर्न्स लिखा हुआ है, मतलब समथिंग इन रिटर्न्स मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो काम कर रहा है किसी के साथ समथिंग इन रिटर्न्स, जिसको वो काम कर रहा है उसको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। या तो उसको पैसा मिलेगा या तो उसको ऐसी कुछ चीज मिल रही है जिसको वो पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। कौन सा रिलेशनशिप होगा वो दोनों के बीच में, एज एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं वेज जो उसको मिल रहा है उसको हम लोग एक खुद भी एक मीनिंग बना सकते हैं। लेकिन इतना इजी डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। हम लोग को और भी बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा कि क्या क्या डेफिनेशन में आता है, क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं, क्या चीज एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो सारी चीजें वीडियो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो पहला जो है हम लोग दोस्तों वो देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर कोड ऑफ वेज एक्ट 2019। अब इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन वाई में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। मैं लिंक भी आपको दे दूंगा कोड ऑफ वेज एक्ट 2019 के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। वहीं से मैंने डेफिनेशन से पूरा डेफिनेशन जो वहां से कॉपी पेस्ट किया। अब थोड़ा सी दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वेज का मीनिंग है। जो हम लोग ने खुद एनालिसिस किया कि मीनिंग क्या हो सकता है एज अ पेरोल कंसल्टेंट, और उसके एनालिसिस के बेस पे अब एक्ट में क्या लिखा हुआ वो सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। तो वेज मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरीज, अलावेंसेस एंड अदरवाइज। एकदम क्लियरली बोल दिया कि ऑल रेम्यूनरेशन सारी चीजें वेज के डेफिनेशन में आती है, वेदर इट इज बाय सैलरीज, अलावेंसेस और अदरवाइज, expressed in terms of money or capable of being so expressed which would if in terms of employment।
मतलब वही जो हम लोग ने लास्ट हम लोग जो खुद समझे कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, या तो उसको उसका पैसा मिलेगा या तो ऐसा कुछ चीजें मिलेगा जो वो मनी में कन्वर्ट कर सकता है, वेदर इट इज एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, या तो उसको रिटर्न फॉर्म में है या तो ओरल फॉर्म में, वेर फुलफिल्ड be payable to a person employed in respect of his employment or work done in such employment and includes। वही चीज जो हम लोग ने खुद पहले समझे थे ना, उसी को इसने बस एक टेस्ट लैंग्वेज में डाल दिया है कि डेफिनेशंस क्या है कि एवरीथिंग ऑल रेम्यूनरेशंस वेदर इट इज बाय सैलरी अलाउंस एंड अदरवाइज, सारी चीजें वो मॉनेटरी, और उसको इन कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जिसको वो मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सकता है। और वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फॉर्म में, या तो वो रिटर्न फॉर्म में है, इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हुआ है, जो इम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है, वो रिटर्न फॉर्म में या तो ओरल फॉर्म में, और जो उसको पेमेंट्स देगा वो एज एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में होगा। एंड इंक्लूड्स क्या बोला, एंड इंक्लूड बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस इफ एनी। तो ये नहीं भी बोलते तो हमको पता था कि ये तीनों चीजें तो डेफिनेटली इंक्लूड है। अब क्या एक्सक्लूड है वो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि क्या चीज एक्सक्लूड है। पहले मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मीनिंग है ना, अंडर कोड ऑफ वेज एक्ट 2019 है। तो अभी जब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अभी ये बहुत सारी चीजें, यानी इसमें जो एक्सक्लूड है ना, वो इनकम टैक्स में इंक्लूड है। तो वो इनकम टैक्स डेफिनेटली बहुत वास्ट है, और उसको समझ हम लोग जब टीडीएस का पार्ट आएगा वो वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे जो चीज एक्सक्लूड है वहां पे वो चीज इंक्लूड है। तो वो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन अलग होता है, और कोड ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंगली वेज का डेफिनेशन अलग है। तो कोई भी चीज मिक्स मत करना दोस्तों, कि ये यहाँ यानी बोनस कैसे एक्सक्लूड है, बहुत सारी चीजें अभी और आगे आएगी, आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें क्यों एक्सक्लूड है। तो पहले जो डज नॉट बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये सारी चीजें डेफिनेशंस में नहीं आती है। कौन से डेफिनेशंस में, वेज के डेफिनेशंस में। एनी बोनस पेबल अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ, यानी जो भी बोनस की पेमेंट्स होती है वो वो इंक्लूड नहीं है वेज के डेफिनेशंस में। द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशंस और द सप्लाई ऑफ लाइट्स वाटर, यानी एम्प्लॉयर ने उसको कुछ घर दिया है रहने के लिए, उसमें लाइट का पेमेंट्स भी एम्प्लॉयर भर रहा है, वाटर का पेमेंट, मेडिसिन, मेडिकल का जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉय का, वो सारी पेमेंट्स भी कर रहा है। तो वो सारी चीजें वेज के डेफिनेशंस में नहीं आती है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड टू द एम्प्लॉयर, हाँ, टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, यानी जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में जो उसका कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉय का, वो भी वेज के डेफिनेशंस में नहीं आती है। फिर उसके बाद और भी चीजें हैं जो वेज के डेफिनेशंस में नहीं आती है दोस्तों। एनी कन्वेंस अलाउंस और एनी और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, यानी कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, या तो वो रिइंबर्समेंट हो रहा है या अदरवाइज जो भी चीज है, वो वेज के डेफिनेशंस में नहीं आती है। देन उसके बाद एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस entail on his by way of the nature of his employment, यानी ऐसे कोई एक्सपेंसेस एम्प्लॉय करता है जिसका वो या तो पेमेंट्स ले रहा है एम्प्लॉयर से या नहीं ले रहा है, जो भी है, या एम्प्लॉयर उसको पेमेंट्स दे रहा है जो वो अपने खुद के एक्सपेंसेस कर सकता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो मेंशन है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं भी मेंशन है, तो वो सारी चीजें इसमें यानी इंक्लूड नहीं होगी। फिर उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस को एकदम स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है वेज के डेफिनेशंस में। आगे देखेंगे, मजा आएगा सारी चीजें कि क्या क्या एक्सक्लूड किया हुआ है। रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, मतलब कोई डिस्प्यूट चल रहा था एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, फिर कोर्ट ने डिसीजन लिया कि एम्प्लॉयर का कुछ पेमेंट्स करना है एम्प्लॉय को, तो जो पेनल्टीज वगैरह जो भी पेमेंट्स आएंगे वो भी वेज के डेफिनेशंस में नहीं है। एनी ओवर टाइम अलाउंस, ये भी बहुत मस्त है कि कोई भी ओवर टाइम अलाउंसेस की जो पेमेंट्स होगी एम्प्लॉय को, वो वो वेज के डेफिनेशंस में नहीं है, क्योंकि ये ओवर एंड अबाव अपने एम्प्लॉयमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट्स में दिया है उसके उससे ज्यादा वो काम कर रहा है, तो उसको वो डेफिनेशंस में नहीं लिया हुआ है। वो सारी चीजें दोस्तों आपको आगे और क्लियर होती जाएगी। जस्ट हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वेज के डेफिनेशंस में क्या क्या नहीं लिया हुआ है। अभी जब इनकम टैक्स पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज इंक्लूड हो जाएगी, वो डेफिनेटली आगे हम लोग देखेंगे। एनी कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, ऐसा कोई भी कमीशन है जो एम्प्लॉय का पेमेंट हो रहा है वो भी वेज के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है, अभी तक इंक्लूड नहीं है। आगे क्या होगा वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एनी ग्रेजुटी पेमेंट्स, कोई भी ग्रेजुटी की जो पेमेंट्स होगी वो भी डेफिनेशंस में इंक्लूड नहीं है। एनी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, या तो या कंपनी को या तो एम्प्लॉय को, सॉरी एम्प्लॉय को या तो निकाल दिया या तो रिटायर हो गया, उसमें जो बेनिफिट्स होता है
हाँ, जो भी परक्विजिट्स वगैरह की पेमेंट्स होती है वो भी वेज के डेफिनेशंस में नहीं है। द एम्प्लॉय और एनी एक्स क्रेश या पेमेंट्स, जो भी जैसे मैंने बोला उसका टर्मिनेशन का टाइम जो भी पेमेंट्स होती है वो भी वेज के डेफिनेशंस में नहीं आता है। अब ये जो पार्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी तक तो हम लोग ने क्या देखा कि वेज का डेफिनेशंस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड है, वो सारी चीजें देखा। अब ये पैराग्राफ पढ़ेगा ना तो आपको पूरा डेफिनेशंस मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। तो देखिए, ये पहले हम लोग पहले पढ़ ले रहे। प्रोवाइडेड दैट for calculating the wage under these clause, if payment made by the employer to the employee under clause A to I exceed one half or such other percentage as may be notified by the central government of all the remunerations calculated under these clause, the amount which exceed such one half or the percentage so notified shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in the wage under these clause। ये क्या कर दिया यार इसने। मतलब पहले तो मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ कि ये क्या चीज उसने बोला। प्रोवाइडेड दैट मतलब सब कुछ जो उसने डेफिनेशंस में बताया उसके साथ ही साथ कि जो चीज एक्सक्लूड है, जो उसने बोला डज नॉट हाँ इंक्लूड, जो चीज वेज के डेफिनेशन से एक्सक्लूड है, अगर वो 50% उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी उसका पोर्शन है 50% या उससे ज्यादा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है कि कितना परसेंटेज, उससे ज्यादा वो तो बेसिक सैलरी। ये देखिए अपना जो है ना, ये सारी चीजें जस्ट आपको मैं बता देता हूँ, क्लैरिटी और इजी हो जाएगा आपको कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, 50% ऑफ बेसिक पे या डीएलएस अलाउंस या रिटेनिंग अलाउंस, ये तीनों से 50% ज्यादा जो डज नॉट इंक्लूड में आते हैं, जितने भी चीजें डज नॉट इंक्लूड में आ रहे हैं वो 50% से ज्यादा बेसिक पे से है, तो वो भी वेज के डेफिनेशन में आ गया। ये क्या हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेसिक पे है 10,000 रुपीज और आपका एचआरए है 4,000 रुपीज। अभी दो ही कंपोनेंट है आपके सैलरी में। तो एचआरए जो है वो डज नॉट इंक्लूड में था, वो वेज के डेफिनेशन में नहीं आ रहा था। और ये 40% ऑफ बेसिक सैलरी है, मतलब ये वेज के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी है 10,000 रुपया और आपका हाउस रेंट अलावेंस है 6,000 रुपया। अब ये डेफिनेशंस में क्या क्या चीजें आएगी। पहले तो बेसिक सैलरी तो डेफिनेटली वेज के डेफिनेशंस में, एचआरए भी वेज के डेफिनेशंस में आएगा। यस, क्योंकि वो 50% से ज्यादा, वन हाफ 50% से ज्यादा है जो इंक्लूड होते हैं वेज के डेफिनेशंस में। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, मतलब ये टेस्ट लैंग्वेज है, इसको थोड़ा सी आप पढ़ेंगे आपको भी वही मीनिंग समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया। बहुत इजी लैंग्वेज में चारों के जितना भी जो भी एक्ट में मेंशन है वो कितना इजी तरीके से आपको समझा दूं। और वो हम लोग आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज तो आपको बस ध्यान में रखना है, बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारी चीजें। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग ने सिर्फ देखा है कोड ऑफ वेज एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली वेज का क्या डेफिनेशन है। हम लोग पीएफ के अकॉर्डिंगली वेज का डेफिनेशन क्या होगा, ईएसआईसी एक्ट के अकॉर्डिंग वेज का डेफिनेशन क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंगली वेज का डेफिनेशन क्या है, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जब जाएंगे तब हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे और उसका कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे। तो होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल वेज का डेफिनेशन क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।